नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने केमिस्ट्री का आज सेशन, और उसमें जो हम डिस्कशन करेंगे या जो सवाल पूछेंगे वो सवाल एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस पर है। हिंदी कहें तो इसमें परमाणु एवं आणविक द्रव्यमान, इस पर सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ सवाल इसमें मैथमेटिकल होते हैं और कुछ सवाल थ्योरेटिकल भी है। इन सारे सवालों का लेखा जोखा आज 7 सवालों के साथ आपके सामने। आप पहले पेज पर देख रहे होंगे कि मोलर मास यदि पानी का निकालना हो तो कैसे उसका मोलर मास हम निकालते हैं। मोल में वो निकलता है। पानी जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। ऑक्सीजन का मोल में ग्राम 15.994। इसी तरह से हाइड्रोजन का 1.0794। और चूंकि 2 हाइड्रोजन लगते हैं इसमें, इसलिए दोनों हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को जब टोटल मिलाते हैं तो पानी का मोलर मास इतने ग्राम प्रति मोल होता है। ऐसे ही आज के सेशन में सवाल हैं, ऐसे ही उनका थ्योरेटिकल डिस्कशन 7 सवालों के साथ शुरू करते हैं। और बच्चों, आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल है कि निम्न कथनों में से सही कथन को चुनिए। निम्न कथनों में सही कथन चुनिए। ए ऑप्शन दे रहे हैं AMU, एक यूनिट है, अक्सर इसको केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं। AMU को यूनाइटेड मास या एकीकृत मास, AMU को एकीकृत द्रव्यमान U के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। प्रतिस्थापित कर दिया गया है। बी ऑप्शन, आपको यह बताना है कि यह स्टेटमेंट सही है गलत है। AMU को एक साथ U के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है या U के द्वारा दिखाया जाता है, ये पहला ऑप्शन। बी ऑप्शन है हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान AMU में 1.0080 1.0080 AMU होता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं किसी परमाणु का द्रव्यमान, किसी परमाणु का द्रव्यमान यानी मास परिमाप में बहुत अधिक होता है। परिमाप में बहुत अधिक होता है। और डी
ऑप्शन दे रहे हैं विकल्प ए और बी दोनों सही है। यदि आपने थ्योरी पढ़ी है, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री पढ़ी है, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा है, तो ये जवाब वहीं से निकलेगा। निम्न कथनों में सही कथन बताना है। एएमयू को एकीकृत मास के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एएमयू में 1.008 एमयू होता है। किसी परमाणु का द्रव्यमान परिमाप में बहुत अधिक होता है, मापन में। और डी ऑप्शन दे रहे हैं विकल्प ए और बी दोनों सही है। इसका डिस्कशन करेंगे, आपको समझाएंगे। दूसरा सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन किसी अणु में उपस्थित, प्रश्न को समझने की कोशिश करिएगा, किसी अणु में उपस्थित, निम्न में से कौन किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग को प्रदर्शित करता है। द्रव्यमानों के योग को प्रदर्शित करता है। परमाणु का यदि मास का योग किया जाए तो क्या उससे निकलता है, यह कुल मिलाकर के यहां पूछ रहा प्रश्न। ए ऑप्शन है उसका, क्या वह मॉलिक्यूलर वेट बता रहा, क्या वह आणविक भार बता रहा। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एटॉमिक वेट बता रहा, परमाणविक भार बता रहा। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सूत्र भार बता रहा, केमिकल फार्मूला बता रहा। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह मोलर द्रव्यमान बता रहा, मोलर मास बता रहा। कौन, सवाल को समझिए, कौन किसी अणु में उपस्थित तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है, यदि उनको योग किया जाए तो उससे क्या निकलता है, क्या मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, क्या एटॉमिक वेट निकलता है, क्या सूत्र भार निकलता है, क्या मोलर मास निकलता है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो परिभाषा इसकी हम आपको समझाएंगे। तीसरा सवाल, यह तुल्यांक भार से जुड़ा हुआ सवाल है। एक द्विसंयोजी धातु द्विसंयोजी धातु का तुल्यांक भार है। एक द्विसंयोजी धातु का तुल्यांक भार 32 है। इसके धातु नाइट्रेट का आणविक भार होगा। अब मॉलिक्यूलर वेट यहां निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हो, इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन इसके पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं। ए ऑप्शन, क्या वह 182 है। बी ऑप्शन, क्या वह 168 है। सी ऑप्शन, क्या वह 192 है। और डी ऑप्शन, क्या वह
88 है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। समय हम दे रहे हैं, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। आणविक भार कैसे निकालते हैं उसका सिंपल सीधा सा फार्मूला है। यदि आपको फार्मूला आता होगा या परिभाषा आती होगी तो आप तुरंत कैलकुलेट करेंगे। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो इसका डिस्कशन हम करेंगे आपके साथ। चौथा सवाल, किसी एल्कलाइड में, गंभीरता से सारे सवालों को सुनिएगा, किसी एल्केलाइड में 17.28% 28% नाइट्रोजन है। एवं इसका आणविक भार, एवं इसका मॉलिक्यूलर वेट, आणविक भार 162 है। एक एल्कलाइड के अणु में, एक एल्कलाइड के अणु में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी। यह भी मैथमेटिकल सवाल है। और बच्चों ध्यान रखो, कठिन सवाल ही पूछा गया है। यह आपकी होने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पिछले 5 सालों का डेटा दे रहे हैं कि ऐसे ही सवाल पूछे गए। आप भागो मत, इससे करना ही पड़ेगा। ये सिलेक्शन चाहते हो। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 5 होगा? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 4 होगा? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 3 होगा? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह 2 होगा? और होगा तो कैसे होगा? आप जब हमारी क्लास में लाइव रहे तो कॉपी और पेन साथ में रखें, रफ रखें और तुरंत कैलकुलेट करें। कमेंट सेक्शन में बताएं, नहीं तो हम इसका डिस्कशन आपके साथ जरूर करेंगे। बच्चों 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर, प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति में ऑक्सीजन समस्थानिक, आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, समस्थानिकों में O16, O17, O18, ये 3 समस्थानिक ऑक्सीजन के हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन समस्थानिकों में O16, 17 और 18 के मिश्रण के रूप में मिलती है। ऑक्सीजन इन 3 समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में मिलती है, जिनके परमाणु भार एटॉमिक वेट क्रमशः 15.995, U 16.999, U एवं 17.999 यू है।
तथा तुलनात्मक प्रचुरता, मतलब जो सबसे ज्यादा है, तथा तुलनात्मक प्रचुरता क्रमशः 99.763, फिर 0.037 परसेंटेज में होगा, ये यहां भी परसेंटेज डाल लो, एवं 0.200 एवं परसेंटेज है। दो चीजें हमने दिया है, मोलर द्रव्यमान दिया और इनके समस्थानिकों की ये संरचना दी 16, 17, 18। ऑक्सीजन का औसत एटॉमिक वेट क्या होगा, यह सवाल है। ऑक्सीजन का औसत परमाणविक भार होगा। ऑप्शन दे रहे हैं ए में, कैलकुलेट करिए जरा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये भी देखिएगा। 15.999। बी ऑप्शन 16.999। सी ऑप्शन 17.999 और डी ऑप्शन 18.999 मोल। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कर लीजिए, समय है आपके पास, कैलकुलेट कर लीजिए और फिर हमें बताइए। इसका भी डिस्कशन हम करेंगे। छठवां सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न कथनों में से गलत कथन कौन सा नहीं है। प्रश्न को समझिएगा, वन रक्षक की परीक्षा में यह पूछा गया सवाल है। निम्न कथनों में से गलत कथन कौन सा नहीं है, यानी क्या पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है। ए ऑप्शन दे रहे हैं, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई, एक परमाणु द्रव्यमान इकाई वह द्रव्यमान है जो C12 परमाणु के एक बटे 12 के बराबर होता है। यह हमने थ्योरी में पढ़ाया है आपको, बराबर होता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, AMU को U द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसे इकाई द्रव्यमान के रूप में, इसे इकाई द्रव्यमान के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन दे रहे हैं,
जैसे फार्मूला होता है यानी सूत्र, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड का प्रयोग आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास, आणविक द्रव्यमान की गणना के लिए किया जाता है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं विकल्प बी, और सी दोनों। कथनों में से गलत कथन कौन सा नहीं है, यह आपको बताना है। यह थ्योरेटिकल डिस्कशन में बहुत बार हमने बोला है, बहुत बार समझाया है। आप सही जवाब 6वें सवाल का कीजिए। और आज के सेशन का अंतिम सवाल, आप निम्न में से आणविक भार के, निम्न में से आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर वेट के विषय में सही कथन है। ए ऑप्शन, आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, आणविक सूत्र किसी अणु में उपस्थित भिन्न प्रकार के परमाणुओं की, भिन्न प्रकार के परमाणुओं की यथार्थ संख्या को दर्शाता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। द्रव्यमान यदि पता है तो मूलानुपाती सूत्र से आप निकाल लोगे क्या आणविक सूत्र, यह भी हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन में समझाया है आपको। और सी, यौगिक में प्रतिशत संगठन, यौगिक में प्रतिशत संगठन की गणना इसके आणविक सूत्र से, इसके आणविक सूत्र से, ध्यान से पढ़ लीजिए, यौगिक का प्रतिशत संगठन, दो तत्व होंगे तब यौगिक बना होगा, उसका प्रतिशत संगठन की गणना उसके आणविक सूत्र से की जा सकती है। और डी अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं, सभी कथन सत्य। निम्न में से आणविक भार के विषय में सही कथन क्या है? आणविक सूत्र किसी अणु में उपस्थित भिन्न प्रकार के परमाणुओं की यथार्थ
संख्या को दर्शाता है। यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। यौगिक में प्रतिशत संगठन की गणना इसके आणविक सूत्र से की जा सकती है। सही, सभी कथन सही हैं और यह पीएनएसटी में पूछा गया सवाल। क्या आप इतनी गहराई से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? यह ध्यान रखो, जो आप किताब पढ़ रहे हो, क्या ये सारी बातें, आप प्रश्न आपके दिमाग में चलते हैं? ऐसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। सवाल कठिन होंगे, लेकिन यदि आपने थ्योरी को अच्छी गंभीरता से पढ़ा है तो फिर आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है, आपसे सवाल जरूर बनेगा। चलिए डिस्कशन की ओर लिए चलते हैं हम आपको। और पहला सवाल जो हमने पूछा, देखिए क्या आपने उसका सही जवाब किया। निम्न कथनों में से सही कथन चुनिए। इसमें से सही कथन कौन सा है? ये देखिए, एएमयू को एकीकृत द्रव्यमान एग्रीगेट मास में कन्वर्ट करके अब यू के द्वारा दिखाया जाता है। हमको ऐसा लगता है कि इसका सही जवाब डी होगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में एएमयू को यू के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है और एस परमाणु का द्रव्यमान एएमयू 1.008 एएमयू होता है। यह भी सही है। किसी परमाणु का द्रव्यमान परिमाप में बहुत अधिक होता है, ऐसा नहीं है। आगे इसका डिस्कशन लिखे देते हैं कि वास्तव में एक परमाणु का द्रव्यमान परिमाण में बहुत कम होता है। परिमाण में बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु, कारण लिखे देते हैं, क्योंकि परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। तो ये पहले प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए और विकल्प बी। ये हो नहीं सकता। किसी परमाणु का द्रव्यमान परिमाप में बहुत अधिक होता है। आपने लिखा परमाणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है। क्यों? नाप जोख करके देखोगे तो परमाणु का लंबाई चौड़ाई दिखेगी क्या आपको? नहीं दिखेगी, क्योंकि बहुत ही छोटा होता है। सरल सवाल था, लेकिन आपको सोचना चाहिए था। हर बिंदु पर जाकर के उत्तर निकलता। दूसरा सवाल देखिए, निम्न में से कौन किस अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यों के योग को प्रदर्शित करता है? दूसरे सवाल में देखिए, क्या आपने उसको मॉलिक्यूलर वेट कहा? क्या वो आणविक भार कहलाएगा? दूसरा सवाल, निम्न में से कौन किसी अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु, इसको लिख देते हैं ताकि आपको आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर वेट, अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु भारों का योग होता है। जितने तत्व उधर राइट हैंड साइड में लिखे होते हैं उनके परमाणु भारों को आप जोड़ दीजिए तो मॉलिक्यूलर वेट निकल आएगा। ये हमने इसके पहले के डिस्कशन में, थ्योरेटिकल डिस्कशन में आपको समझाया। तीसरा सवाल, एक द्विसंयोजी धातु का तुल्यांक भार 32 है। इसके धातु नाइट्रेट का आणविक भार क्या होगा?
आप कैलकुलेट किया नहीं किया, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम आपको समझाते हैं, लेकिन इसका सही जवाब होगा 188। कैसे आया ये देखिए। धातु का परमाणु भार, धातु का परमाणु भार, आप ये देखिएगा आपने ऐसा किया कि नहीं किया। 32 गुणे 2 बराबर 64। धातु नाइट्रेट का सूत्र, धातु नाइट्रेट का सूत्र बराबर, यम हमें नहीं पता, यम और उसका नाइट्रेट है ये NO3, ऐसे हम लोग लिखते हैं नाइट्रेट को। अब आणविक द्रव्यमान देखिए, इसलिए आणविक द्रव्यमान बराबर होगा 64 धन 28 और धन ये 3 है, 3 दूनी 6, कैलकुलेट कर लीजिएगा सब। कैसे ये हमने 64 लिखा, कैसे 28 लिखा, कैसे 6 नहीं, आप समझ रहे हैं। ये इसका 3 अणु है, 3 का 2 गुना, पहले 3 का लिखिएगा अलग अलग, फिर उसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा, तो ये ऑक्सीजन का ऐसे ही सबका निकलता है। ये हम पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं, और जब इनको सबको जोड़ोगे तो 188 है। न समझ में आएगा तो बताना। चौथा सवाल हमने पूछा था कि किसी एल्कलाइड के इतने में नाइट्रोजन है एवं इसका आणविक भार 162 है, एक एल्कलाइड के अणु में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी। चौथे सवाल का सही जवाब होगा 2। कैसे आया ये 2, ये देखिए आप। 100 ग्राम एल्कलाइड में, क्योंकि ये प्रतिशत में बताया क्या, किसी एल्कलाइड में इतने परसेंट, यानी 100 में इतना। 100 ग्राम एल्कलाइड में नाइट्रोजन बराबर है 17.28 ग्राम। कैसे आपको निकालना है, इसलिए यहां चूंकि लगा दीजिए, यहां इसलिए लगा लीजिए। इसलिए 162 ग्राम एल्कलाइड में नाइट्रोजन कितना होगा, में नाइट्रोजन बराबर होगा 17.28 इंटू 162 अपॉन 100। इतना तो कैलकुलेशन कर लेते होंगे आपका। और जब इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 27.9 ग्राम आएगा। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 28 लिख लेते हैं। अब नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना है, परमाणु भार ये बराबर है 14। अतः एक एल्कलाइड में, अतः एक एल्कलाइड में उपस्थित नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या ये बराबर होगा 28/14 और बराबर आएगा 2। इसलिए इसका सही जवाब होगा 2। हो सकता है ये सवाल अभी आपको त्वरित ना आते हो, ना कर पा रहे हो, लेकिन इसी वीडियो को 2 बार चला कर देखना। जो हम कह रहे हैं उस आवाज को सुनना,
निपटाना नहीं, ऐसे ही सवाल परीक्षा में आएंगे, ऐसे आपको निकालना है, यह प्रक्रिया जरूर सीख लेना। 5वां सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन इतने समस्थानिकों के मिश्रण के रूप में मिलती है और इनके परमाणु भार ये हैं। तुलनात्मक प्रचुरता किसमें ऑक्सीजन ज्यादा है? तुलनात्मक प्रचुरता इसमें, इस वाले समस्थानिक में इतनी है, इस वाले समस्थानिक में इतनी है, इसमें इतनी है। औसत परमाणविक भार क्या होगा? जब ये पूरा आप कैलकुलेट करोगे तो पता है कौन सा उत्तर आएगा। यदि आपने किया होगा तो ठीक, नहीं किया है तो ये देखिए कैलकुलेट करके, 99.73 इंटू 15.995 धन, अब सबका आपस में गुणा करोगे और फिर सबको जोड़ोगे 100 से भाग देने के बाद 0.0, सवाल देखते रहना, 37 इंटू 16.999 धन, एक और बचा, तीसरा समस्थानिक भी है, 0.200 इंटू 17.999 और इन सब को 100 से भाग देना है, सबको। इसको सरल करिएगा, इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा और फिर तीनों को जोड़ना, यह प्रक्रिया आपको करनी है। और जब इतना कर लोगे, सबको जोड़ करके इनका आपस में गुणा करके 100 से भाग दोगे तो यह परिणाम आपको देंगे 15.999। करके देखिएगा, कैलकुलेशन तो कर लेते होगे। चलिए, 6वां सवाल हमने पूछा, निम्न कथनों में से गलत कथन कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब होगा, ये बी वाले में तो अभी हम लोगों ने कंफर्म किया, नहीं, बी सही है। और सूत्र जैसे सोडियम क्लोराइड का प्रयोग आणविक द्रव्यमान की गणना के लिए किया जाता है, ये सही है, यानी इसका डी आंसर सही होगा। आगे देखिए, हम लिखे देते हैं NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है। ना कि आणविक या मॉलिक्यूलर मास के लिए, ना कि आणविक द्रव्यमान के लिए। ये तो इसकी थ्योरी हो गई। पहले पॉइंट में हमने इसकी थ्योरी लिख दी कि NaCl जैसा हम लिखे हैं का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित करने के लिए किया जाता है, उसको नापने के लिए, उसको समझने के लिए किया जाता है, ना कि इसके मॉलिक्यूलर द्रव्यमान के लिए। क्योंकि कारण देखते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में, ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में कण उपस्थित यानी परमाणु उपस्थित, ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित नहीं होते, अणु उपस्थित नहीं होते। थोड़ा डीप में ये केमिस्ट्री है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित नहीं होते। ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं। U का प्रयोग, दूसरा पॉइंट लिखेगा, U का प्रयोग
यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, एकीकृत मास द्रव्यमान के लिए किया जाता है। ठोस अवस्था में इसके अणु उपस्थित नहीं है, इसलिए बी और सी विकल्प जैसे प्रयोग आणविक द्रव्यमान की गणना के लिए किया जाता है, लेकिन ठोस अवस्था में उसमें अणु उपस्थित नहीं होते। विकल्प बी और सी इसके दोनों सही हैं। गलत कथन कौन सा नहीं है? ये बी और सी गलत नहीं है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है, ए गलत है, बी और सी दोनों सही है। पढ़िएगा फिर से सवालों को। जब सवाल को एक बार दो बार सिर्फ लाइव क्लास में आपसे बन गया हो यह अलग बात है, पर सवाल उतने सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जब इसको बार बार सवाल को लिख करके आप कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तभी समय समझ आएगा, क्योंकि एक ही चीज को बार बार हम बता पाए उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। इसलिए आप एक बार दो बार समझने की कोशिश करिएगा, ना समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजिएगा जरूर। अंतिम सवाल, निम्न में से आणविक भार के विषय में सही कथन है। 7वां सवाल, और 7वें सवाल में कौन सा सही है ये आपको बताना है। इसमें आणविक सूत्र किसी अणु में उपस्थित भिन्न प्रकार के परमाणुओं की एग्जैक्ट नंबर को दर्शाता है, यह तो बिल्कुल सही है। ये मॉलिक्यूलर सूत्र किसी अणु में उपस्थित भिन्न प्रकार के परमाणुओं की यथार्थ संख्या बताता है। जैसे H2O है तो इसमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। यदि मोलर द्रव्यमान ज्ञात हो तो मूलानुपाती सूत्र से आणविक सूत्र ज्ञात कर लेंगे। ये हमने पहले वीडियो में सिखाया है आपको, यानी बी भी सही है। यौगिक में प्रतिशत संगठन की गणना इसके आणविक सूत्र से की जा सकती है, बिल्कुल सही है। प्रतिशत कितना है ये पानी में दिख रहा है, यानी सी भी सही है। कुल मिलाकर के ए, बी और सी सभी कथन सत्य है। इस तरह से ये 7 सवाल पूरे होते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप परमाणु और आणविक द्रव्यमान के सवालों को जरूर करें। नीट वाले, पेनस्टी वाले बच्चे जरूर करें। एमपीएसआई में भी इससे सवाल पूछे गए हैं, जेल प्रहरी में भी आए हुए सवाल हैं, वन रक्षक की परीक्षा में भी आए हुए सवाल हैं। ऐसे सवाल आपसे निकल ना पाए, सरल सवाल तो सभी बच्चे करेंगे, पर ऐसे सवाल आप कर पाओ तभी आप सिलेक्शन पाने के लिए आपको भीड़ से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। ऐसे सवालों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप हमको बताएंगे, हम उसको और क्लेरिफाई करके आपको समझाएंगे। तो बच्चों इसमें उत्तर लिख लेना। 7वां पेज जो है इसमें लिख लेना सभी कथन सत्य। अब सभी कथनों के बारे में इधर नहीं लिखते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। बच्चों आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नए सेशन में कल हमारी आपकी होगी मुलाकात। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।